हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समझने वाले वन शॉट वीडियो हो रही है और पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसमें हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक है एटम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एटम है क्या? एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडिविजिबल एंड अनडिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे गलती लिखी हुई है स्पेलिंग, अनडिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का वो वाला पार्ट है जो सबसे छोटा है, इनविजिबल है जो दिखाई नहीं देता, इंडिविजुअल जो और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिस्ट्रक्टिव जिसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये मैटर का वो वाला पार्ट है। तो मतलब कहने का मतलब मैटर का सबसे छोटी यूनिट है, कहने का मतलब ये है। इसमें दूसरी यूनिट अगर दूसरा इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? द स्मॉलेस्ट एंटिटी या फिर यूनिट ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है ये। ठीक है, जो एटम होता है। अगर हम समझें कि भाई जैसे मान लो सोडियम का एक एलिमेंट है, इसमें से एक इसका, जैसे मान लो इसके अंदर बहुत सारे एटम है, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। कोई भी देखो एलिमेंट है, एक चीज समझते हैं हम पहले यहाँ पे कि जैसे मान लो एक कोई मैटर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैटर। मैटर के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एटम। तो मैटर जो बनता है बहुत सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके, एलिमेंट जो बनते हैं बहुत सारे एटम को इकट्ठा करके। तो ये एलिमेंट का और मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है एटम, कि जो ना ही दिखाई देता, ना ही डिवाइड किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है भाई। अब इसकी शेप कैसी होती है? वो स्पेरिकल शेप होती है, बॉल जैसी शेप होती है इसकी। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रक्चर है कि भाई जैसे मान लो एटम कैसा होता है, इस तरीके से उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर जैसे ये यहाँ पे हमने बना के दिखा रखा है, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट में हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं यहाँ पे ऑर्बिट में। अब यही हमें समझना है, ये स्ट्रक्चर जो एटम है वो किसने दिया, जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। ठीक है, ये मान लो कि स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से दिखा रखा है यहाँ पे। मान लो सोडियम ले लो, सोडियम का एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरीके से होगा कि भाई उसमें उसके इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस के, ये सेंटर है जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ घूम रहे होंगे और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एटम होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आगे आगे हमें क्या टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान सुनोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भाई अब हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले हमने, देखो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे मैटर है, मैटर के अंदर हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। एटम के भी कोई तीन छोटे पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3, 3 पार्ट होते हैं। उन एटम के 3 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पहले हम वो देखेंगे। एटम के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर भी 3 छोटे उसके पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये हमें याद रखना है, एटम के जो 3 छोटे पार्ट हैं उनको क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जिनका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? इनके बारे में, इनकी डिस्कवरी किसने की है, चार्ज क्या होता है इन पे, मास कितना होता है इनका, ये चीज हमें यहाँ पे जाननी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जो की है वो की है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है? पॉजिटिव 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये न्यूट्रॉन पे क्या होता है? मास होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, और फिर हमारे पास प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के पास चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की है? हमारे पास ई गोल्डस्टीन ने की है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और ये कुलाम जो है चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, याद रखना है इसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट याद रखनी है, क्या होती है वो? कुलाम। ठीक है, और प्रोटॉन पे मास कितना होता है? पॉजिटिव 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने की है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वो माइनस। देखो यही चार्ज को अगर हम माइनस में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इस पे चार्ज होता है। ठीक है, और इसका मास क्या
होता है तुम्हारे पास, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, और इन पे चार्ज और मास कितना होता है, ये टेबल में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अब दूसरा पॉइंट हमें इसमें क्या याद रखना है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आल्सो कोल्ड कैनल रे, प्रोटॉन को हम कैनल रे भी बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे भी बोलते हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इन एनी एटम, जो कोई भी एटम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा इक्वल। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मान लो कोई एटम है हमारे पास, तो जैसे मान लो हमारे पास ले लिया हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो हमारे पास कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो इसका मतलब उसके प्रोटॉन जो होंगे वो भी कितने होंगे, 17 होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने थर्ड चैप्टर में एलिमेंट्स पढ़े थे, थर्ड क्या इसमें भी हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट होते हैं, उनको किस नंबर ऑफ सीक्वेंस में लगाया हुआ है, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ये कैसे समझोगे, देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा लो किसी भी एटम के, या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को उठा लो, वही उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब कैसे समझोगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी 11 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी क्या होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब किसी का भी देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन का हमने देखा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, 17। अगर हम पोटेशियम का देखें, कोई के सिंबल जिसका होता है, वो हमारे कौन से नंबर पे आता है, हमारे पास 19 पे। तो ये इनका क्या हो गया, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हो गया, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से निकलता है। इसकी डेफिनेशन देखें, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड करते हैं किसी भी एटम के, तो हमारा एटॉमिक मास निकल के आता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 13 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं, 14 होते हैं। फिर इनको हमने ऐड करा तो हमारे पास 27 आया, और जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो होती है यू। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 27 यू। वो कैसे निकाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके। तो जो एल्यूमिनियम का एटम है उसके हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, उनको ऐड कर दिया, तो हमारा क्या मिल गया, एटॉमिक मास। तो हमें याद रखना है एटॉमिक मास का नंबर, एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आता है किन को प्लस करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई भी एक मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इसका पार्ट खत्म हो जाता है। चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि मेन हमारा चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर जो एटम है इसको ध्यान से समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के स्ट्रक्चर को 3 साइंटिस्टों ने दिया। पहले साइंटिस्ट थे हमारे पास थॉमसन, दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास रदरफोर्ड, तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास बोर। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा और बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है कैसा, कि एटम का स्ट्रक्चर है कैसा। ठीक है, इन्होंने सबने बताया। अब देखो, पर 3 ही क्यों बनाने पड़े, क्योंकि देखो जब पहले थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, तो उनके कुछ मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां रह गई। फिर इसलिए उन्होंने रदरफोर्ड ने बनाया, फिर उनके मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई, फिर उसको करेक्ट करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। तो जहां पे हमारा ये इनका फाइनल मान लिया गया कि एटम स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
ठीक है, अब इन तीनों मॉडल को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहले तो हमें ध्यान रखना एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 चैप्टर इसने दिया, जो कि ये तीनों के नाम है, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन पढ़ते हैं अब हम इसे। तो सबसे पहले हमारे पास जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो है क्या एक्चुअल में, वो चीज हम समझते हैं। तो थॉमसन ने क्या करा था, जो सबसे पहला मॉडल था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उन्होंने क्या बताया, अपने मॉडल को इन्होंने नाम दिया वाटरमेलन मॉडल। इनके मॉडल को क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को इन्होंने वाटरमेलन जो है उससे कंपेयर करके एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बताया, इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्ट, मतलब कि इनके मॉडल में थॉमसन ने क्या करा, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाया द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड पॉजिटिव स्पेयर, मतलब कि वो पॉजिटिव स्पेयर के अंदर है। इन्होंने ये चीज बताई। अब ये कैसे बताई वो चीज हम समझते हैं। सेम एज सीड ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट। अब ये एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन का मतलब क्या है वो चीज समझते हैं। इन्होंने हमें बताया क्या है एक्चुअल में, इन्होंने बताया कि भाई हमने एक वाटरमेलन ले लिया, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। इन्होंने बताया जो रेड वाला पार्ट है ये तो पॉजिटिव स्पेयर है, और जो ब्लैक वाले सीड्स हैं वो नेगेटिव हैं। इन्होंने ये चीज हमें बताई, इससे कंपेयर कर दिया एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को। तो इनके अकॉर्डिंग ये बता दिया इन्होंने, पर ये गलत ठहर गए। अब वो गलत कैसे ठहरा वो देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कमियां जो होती हैं वो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और ऐसा बराबर होने की वजह से एटम क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया, अब एटम न्यूट्रल तो होते नहीं है, तो इसलिए इनकी प्रिडिक्शन क्या हो गई, वाज रॉन्ग। इसलिए इनके मॉडल को क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो ये याद रखना है कि थॉमसन ने अपने मॉडल में वाटरमेलन लिया, जो रेड वाले पार्ट है उसको क्या बताया, पॉजिटिव स्पेयर बताया, और जो ब्लैक वाले सीड होते हैं उनको नेगेटिव पार्ट बताया। और उन्होंने बता दिया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है और जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है, और इनके इक्वल होने की वजह से क्या एटम क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। अब इन्होंने इक्वल बता दिया, फिर इनसे प्रूव क्या हुआ, प्रूव ये हुआ कि भाई वो एटम तो न्यूट्रल हो गया, और ये इनकी कमी हो गई, एटम न्यूट्रल होता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, इनकी प्रेडिक्शन क्या हो गई, गलत, और इस वाले मॉडल को यहाँ पे क्या कर दिया गया, रद्द किया गया। तो इनका ये ड्रॉबैक जो है याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला मॉडल कंप्लीट हो जाता है। अब इनकी कमियां थी कुछ, तो नेक्स्ट मॉडल में कुछ सुधारा जाएगा, वो चीज हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल हमारा क्या है, सेकंड मॉडल हमें किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि मोस्टली सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या ऐसा, रदरफोर्ड ने क्या किया, बोम्बार्ड मतलब कि फेंके गए अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस के थे, अपॉन थिन गोल्ड फॉइल। इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ले ली पन्नी, और उस पर अल्फा पार्टिकल को बहुत तेजी से यहाँ पे फेंका गया ऐसे। अगर इनको एक अच्छे से डायग्राम में देखें तो इसमें देख लेते हैं कि ये एक सोर्स ले ली जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा दी, और इसके चारों तरफ लगा दी एक जिंक स्क्रीन, एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, जो जिंक स्क्रीन है ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं जिंक स्क्रीन, जिंक स्क्रीन। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक सोर्स लगाया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और वो गोल्ड फॉइल पे यहाँ पे जाकर टकराएंगे। तो टकराने के बाद क्या होगा उसको नोट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। तो ये उनका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट हमें ध्यान रखना है, इन्होंने करा क्या है, एक सोर्स ली, उसमें से अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे बहुत तेजी से फेंका गया, और ऐसा फेंकने से गोल्ड फॉइल में और उन अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ क्या, वो चीज उन्होंने नोट की। अब वो नोट करी तो उन्हें मिला क्या, वो चीज हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा, जब उन्होंने क्या करा, वहां पे अल्फा पार्टिकल को फेंका, तो उस गोल्ड फॉइल में चेंजेस क्या क्या है या गोल्ड फॉइल के साथ हुआ क्या, उसे देखने के लिए उन्होंने क्या करा, उस गोल्ड फॉइल को जूम करा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर जूमिंग गोल्ड फॉइल, फिर उन्होंने जूम करा। अब जूम करा तो उन्होंने क्या पाया, यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल थे वो थोड़े से बैंड हो गए, कुछ पार्टिकल बिल्कुल क्या हुए, सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल
और बैंड हो गए, कुछ पार्टिकल टकरा के बिल्कुल सेम लाइन में वापस आ गए जैसे वैसे ही वापस आ गए यहाँ पे। तो ये चीज इन्होंने यहाँ से ऑब्जर्व की। अब जो ऑब्जर्व करा उन्होंने उनको स्टेटमेंट में लिखा। ठीक है भाई, वो कैसे लिखा? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फोइल विदाउट डेविएशन, मतलब कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल क्या हुए, बिल्कुल सीधे निकल गए बिना बैंड हुए। एक चीज इन्होंने ये नोट की। फिर दूसरा क्या नोट किया? सम ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन, कुछ पार्टिकल देखो जैसे ही जा रहा है ना, कुछ पार्टिकल टकरा के थोड़े से बैंड हो गए, मतलब कि थोड़ा सा एंगल बनाते हुए बैंड हो गए, ये चीज इन्होंने नोट की। और कुछ पार्टिकल वेरी फ्यू ऑफ पार्टिकल, मतलब कि वेरी फ्यू ऑफ पार्टिकल, इनका कहने का मतलब है 12,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल क्या हुआ, अपीयर टू रीबाउंड, जो कि 12,000 पार्टिकल अगर उन्होंने फेंके हैं तो उनमें से कोई एक पार्टिकल टकरा के बिल्कुल उसी लाइन में वापस आया। मतलब कि अगर इन्होंने 12,000 फेंके तो एक, अगर 24,000 फेंकते तो दो पार्टिकल। तो ये इन्होंने एक रेशियो बना लिया कि इतने पार्टिकल में से सिर्फ एक ही जो है एक ही पार्टिकल वापस बैंड हुआ। ये तीन चीजें इन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उन्होंने कुछ दिया कंक्लूजन। इन्होंने बताया कि भाई जब मैंने ये तीनों चीजें इसमें देखी तो मुझे पता चला कि एटम कंसिस्ट लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। जो एटम होते हैं ना उनके अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस है। अब देखो जैसे मान लो ये एटम है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है बहुत सारा। ये चीज इन्होंने यहाँ पे देखा। और होल मास ऑफ एटम, जो पूरा मास होता है एटम का, लोकेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब कि जो एटम का जो पूरा मास होता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और सेंटर को फिर इन्होंने बोल दिया वो है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हमें ध्यान रखना है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने, क्योंकि इन्होंने ही पता लगाया जो एटम का पूरा मास होता है ना। अगर देखो, अगर हम फर्स्ट में जाएं, एटम का स्ट्रक्चर देखें कि जो पूरा मास है, पॉजिटिव वाला चार्ज है, वो कहां पे है, वो सेंटर में है। देखो जैसे यहाँ पे बना हुआ वो सेंटर में है। तो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी फिर किसने की, रदरफोर्ड ने। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, वो रदरफोर्ड ने की थी। ये चीज इन्होंने यहाँ पे हमें बता दी है। भाई अब इन्होंने ये सारी चीजें बता दी तो फिर कमी क्या रह गई? इन्होंने एक चीज और बताई। इन्होंने कहा कि भाई एम्प्टी स्पेस है, मतलब कि पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ना वो उसके कहां पे है, वो सेंटर में है। इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो सेंटर में हो गया। और इन्होंने कहा जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इन्होंने ये चीज भी हमें बताई कि वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव जो पार्ट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो नेगेटिव पार्ट है वो घूम रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये चीज इन्होंने और हमें बताई। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बताया वो चीज देख ली, पर उसके बावजूद भी इनके मॉडल में कमी क्या रही वो देखते हैं। ठीक है, अब फिर अब हम देखते हैं कि भाई इन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की पर इनके मॉडल में कुछ कमियां निकाली गई। वो कमियां क्या निकाली गई, वो कमियां हम यहाँ पे समझेंगे, जिनको बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी। अब इन्होंने हमें बताया था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अब हमने देखा था, ये हमने मान लिया स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस ये है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इन्होंने कहा इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, मतलब कि वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यहाँ पे एक ऑर्बिट है, इनके सर्कल है जिसमें वो घूम रहे हैं। ठीक है, पर अब भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब हमें एक लॉ याद आ गया कि भाई कोई भी चीज अगर घूम रही है तो वो अपनी जब वो सर्कुलर मोशन में अपनी एनर्जी को क्या करेगी, लॉस करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ ऐसे यहाँ पे घूमेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, और जिससे लॉस करने से क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में आके क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब अगर न्यूक्लियस में आके गिर गए तो एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब तो इन्होंने हमें गलत बताया कि भाई जब इन्होंने घूमते हुए बता दिए तो मतलब कभी ना कभी तो उनकी एनर्जी खत्म होगी और वो न्यूक्लियस में बीच में आके गिरेंगे। भाई इन्होंने कहा भाई यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ किसी ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, वो यहाँ पे आके गिरेंगे भी कहीं ना कहीं। तो मतलब गिरेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा एटम जो होगा। और एटम जो है अनस्टेबल होता नहीं है, तो इसका मतलब इनकी ये क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये इसकी कमी थी, जिसकी वजह से इनका मॉडल भी क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। पर मोस्टली 99% इनका मॉडल करेक्ट था, पर 1% इसमें कमी रह गई, जो कि ये रह गई कि अब इन्होंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग जो एटम जो है अनस्टेबल रह गए, पर एटम अनस्टेबल होते नहीं है। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए लास्ट मॉडल बनाया गया। किसने दिया वो लास्ट मॉडल, हमारे बोर ने। तो 3rd नंबर का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास होगा बोर एटॉमिक मॉडल। अब इन्होंने कुछ नहीं करा, अपने ही जो रदरफोर्ड साहब थे उनके मॉडल को क्या करा, रिनोवेट कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें सही बताई थी, बस एक चीजों को बताना भूल गए।
अब उस चीज को इन्होंने बता दिया, इनका नाम भी यहाँ पे अखबारों में छप गया। तो इन्होंने क्या करा कि जो बोर हैं उन्होंने क्या करा, टू ओवरकम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको ओवरकम करने के लिए, उनके ड्रॉबैक के ओवरकम करने के लिए इन्होंने अपनी एक थ्योरी रख दी। अभी अपनी थ्योरी में क्या रखा, जो नील बोर थे इन 1912 में, मतलब कि 1912 में प्रपोज करा एक मॉडिफाइड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि अपना एटम का स्ट्रक्चर एक मॉडिफाइड, मतलब कि रदरफोर्ड का बनाए हुए को मॉडिफाइड करके इन्होंने दिखा दिया हमें। अब मॉडिफाइड करके दिखाया तो फिर इन्होंने हमें बताया क्या, अपनी एजम्पशन क्या दी, वो चीज यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने क्या करा कि ओनली सर्टेन, इन्होंने बताया भाई, रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में, पर इन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, ये याद रखना डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ऑर्बिट तो है पर सर्टेन ऑर्बिट है, जो कुछ स्पेशल ऑर्बिट है जिनका नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड टू एटम, मतलब के डिस्क्रीट ऑर्बिट है जिनके अंदर एटम जो है घूमते हैं। इन्होंने ये बता दी बस एक बात कि भाई उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, इन्होंने ये बताया, ठीक है। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी एक स्पेशल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो इन्होंने बता दिया कि स्पेशल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और इसमें जब वे घूमते हैं वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में ये घूमते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते। अब देखो उनकी फेल क्यों हुई थी थ्योरी, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो जा रही थी, उनके अकॉर्डिंग लॉस हो जा रही थी इलेक्ट्रॉन की। और पर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बता दिया कि स्पेशल ऑर्बिट होती है एटम के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, वहां पे उनकी एनर्जी लॉस ही नहीं होती, इन्होंने ये बता दिया। और जिनका नाम रख दे KLM, जो हमने पढ़े भी हैं वैलेंसी फाइंड करने के लिए, KLMN, ये यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि इसमें घूमते हैं ये, और इसमें घूमते समय इनकी एनर्जी क्या होती है, लॉस नहीं होती। तो भाई इनकी बात सही मान ली गई। और इन्होंने कहा एनर्जी लॉस तब होती है जब जैसे मान लो इस वाले ऑर्बिट से इस वाली ऑर्बिट में यहाँ पे जंप कर जाएगा, स्ट्रक्चर में देखो जो हमारा डायग्राम है इसमें देखो, इसमें से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जंप करेगा तब उसकी एनर्जी लॉस होगी, अगर इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो इन्होंने ये बता दिया हमें, और इसी के अकॉर्डिंग ये फाइनल स्ट्रक्चर मान लिया कि भाई ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो मेनली तो सारा काम रदरफोर्ड ने किया था, बस इन्होंने एक ऑर्बिट की बात बता दी और अपना नाम छपवा दिया। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या हो जाता है, एक एटॉमिक मॉडल आ जाता है, और इसको फाइनल मान लिया जाता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियस के, पर कहाँ करते हैं वो, इसे एक स्पेशल ऑर्बिट में करते हैं जिनका नाम रख दिया KLMN, ऑर्बिट का नाम रख दिया, या फिर उनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोल देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इसी को एटम ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था चैप्टर के, जो कि हमारा था ये वाला, ये पॉजिटिव ये रहा, इसके चारों तरफ ये स्पेयर की फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो माइनस नेगेटिव चार्ज क्या है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, ये चीज यहाँ पे इन्होंने हमने समझी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे देखते हैं हम। अब फिर हमारा टॉपिक आता है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप्स आर एटम्स, आइसोटोप जो है वो एटम है ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट के वो एटम है, मतलब दो अलग अलग एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। ये कौन सी बात हुई भाई, इन्होंने कहा हमने एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 एटम उठाए हमने यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एग्जाम्पल के तौर में समझ रहे हैं हम। तो इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर, मतलब हाइड्रोजन भाई आता तो पहले नंबर पे, एटॉमिक नंबर तो उसका हाइड्रोजन का 1 ही होता है, पर इनके एटम का जो इस वाले एटम का एटॉमिक मास 1 है, इस वाले एटम का एटॉमिक मास 2 है, इस वाले एटम का एटॉमिक मास 3 है। तो भाई इन्होंने कहा ऐसे वाले एलिमेंट जिनके एटम का मास क्या हो, अलग होता हो, वेरी करता हो, पर एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम रहता हो, ऐसे वाले एलिमेंट को या फिर ऐसे वाले एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हुए, ये हुए हमारे पास, इन तीनों का अलग अलग यूज होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी इनकी, जिनको हम अलग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आइसोटोप वो वाले एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर क्या होता है, वो उनका अलग होता है, ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन लिया, क्लोरीन 17 पाता, भाई ठीक है, क्लोरीन का एक एटम उठाया, उसका मास हमने लिया 35। क्लोरीन का दूसरा एटम उठाया, उसका एटॉमिक नंबर सेम है 17, पर उसका एटॉमिक मास नंबर 37 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के दो एटम लिए, पर दोनों का एटॉमिक मास तो अलग है, पर एटॉमिक नंबर सेम है। और इसी तरीके के जो एटम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे आइसोटोप। अब नेक्स्ट, जिनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है, और इनमें भी हमारे पास अगर स्टार लगाए तो हमारे पास ये वाला पार्ट, ये दो इसके जो यूज हैं, मतलब आइसोटोप का यूज कहाँ पे होता है, किस तरीके से यूज होता है, वो चीज। तो इसमें हम देखेंगे यूरेनियम आइसोटोप, मतलब यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जहां पे हम रिएक्शन वगैरह कराते हैं उनमें फ्यूल की तरह इसका यूज किया जाता है, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोटोप जो होता है, जैसे कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन पूछा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज होता है, वो किसका होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप होता है। ठीक है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, मतलब कि आयोडीन का जो आइसोटोप है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, गोइटर, मतलब गले फूलने की जो बीमारी होती है उसकी बीमारी में भी हम आयोडीन का आइसोटोप का यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कार्बन 14। कार्बन 14 किस में यूज होता है, कार्बन डेटिंग में, जिससे पता लगाया जाता है कोई भी चीज कैसी पुरानी है नहीं। ठीक है, तो ये हमें यूज ऑफ आइसोटोप हमें ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था ये हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार क्या है, आइसोबार वो होते हैं एटम ऑफ दोज एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के वो वाले एटम्स जिनका सेम एटॉमिक मास, देखो इसमें एटॉमिक मास सेम है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये वो वाले एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो क्या हो अलग, और एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास तो क्या हो सेम, और एटॉमिक नंबर क्या हो अलग। एग्जांपल में देखते हैं, आर्गन लिया, आर्गन आता है 18वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर उसका 18 और एटॉमिक मास होता है उसका हमारे पास 40। ठीक है भाई, अब कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम आता है 20 पे, एटॉमिक नंबर उसका 20, ऊपर उसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 40। अरे यहाँ पे देखा मास इसका भी सेम और इसका भी सेम, तो ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो पर एटॉमिक नंबर क्या हो अलग, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम, आइसो पार बोलते हैं। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो है इसका वो होता है आइसोटोन। बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। ये क्या है हमारे पास, एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट, मतलब एटम ऑफ दोज एलिमेंट, मतलब उन एलिमेंट के एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होते हैं। सोडियम के भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। बस इसमें इतना ध्यान रखते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे चैप्टर को समझा और बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट नोट में। ठीक है, बहुत छोटा था चैप्टर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझना, एक बार में नहीं आए तो दोबारा देखना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा साथ के साथ।